सो गाइस, पिछली वीडियो में ढेर सारे प्यार दिखाने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि चैप्टर के एंडिंग में हमें एक मॉडर्न एज का पैनल दिखाया था जो कि अगले चैप्टर का हिंट था। सो आज हम वही चैप्टर को इस वीडियो में कवर करेंगे और ये लास्ट चैप्टर होगा डीमन स्लेयर का, जिसमें हमें बहुत कुछ मिलेगा देखने को। और हाँ, जैसे हमने पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि इसमें जितने डीमन स्लेयर्स और हाशिराज मरे थे उनका पुनर्जन्म होगा और डीमंस में से किसी का भी इसमें पुनर्जन्म नहीं होगा। इसलिए जो लोग अकाजा को भी खुश देखना चाहते होंगे उनके लिए ये एक सैड न्यूज़ है। अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं और सीधा चैप्टर एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा चैप्टर शुरू होता है एक रूम से, जहां हमें दो लड़के दिखाए गए होते हैं, जिनमें से एक सो रखा होता है जिसका नाम सुमिहिको कमाडो होता है और दूसरा जो तैयार हो रहा होता है स्कूल के लिए और उसका नाम होता है कनाटा कमाडो। अब आपको सरनेम से ही पता लग गया होगा, ये दोनों तांजिरो और कनाओ के वंशज है। मतलब ये दोनों पर पोते हैं तांजिरो के और तांजिरो इनके पापा का भी पापा है, मतलब परदादा। और यहाँ पे कनाटा सुमिहिको को उठा रहा होता है, जबकि वो 28 बार उसे उठा चुका होता है और सुमिहिको पर गहरी नींद में रहता है और वो नींद में ही बोलता है मैं उठ चुका हूँ, पर वो नहीं उठा रहता। अब इसके बाद सीधा हमें दूसरे पेज में जेनोत्सु और नेजुको के वंशज दिखाए जाते हैं, जिसमें पहले हमें एक लड़का दिखाते हैं जो सेम जेनोत्सु की तरह दिखता है और उसका नाम योशितेरु अगात्सुमा होता है, जो कि 17 साल का होता है और वो जेनोत्सु की किताब पढ़ रहा होता है जिसमें जेनोत्सु ने सब कुछ लिखा था कि कैसे वो डीमन से लड़े और उन्हें हराया। और यही सब पढ़ के योशितेरु इमोशनल हो रहा होता है और अप्रिशिएट करता है कि कैसे जेनोत्सु और बाकी सब ने मिलकर डीमन बॉस को हराया। तभी एक लड़की पीछे से योशितेरु को लात मारती है और कहती है कि तुम अभी भी ग्रेट ग्रैंडपा यानी परदादा जेनोत्सु की झूठों से भरी किताब पढ़ रहे हो। और ये लड़की और कोई नहीं योशितेरु की बड़ी बहन होती है तोको अगात्सुमा, जो 18 साल की होती है और ये दोनों ही वंशज होते हैं जेनुत्सु के। और ये पेज हमें पढ़कर पता ही लग रहा होगा कि योशितेरु सेम जेनुत्सु पर गया है आदतों से ही, और वो पढ़ाई में भी कमजोर है, जिससे लेकर तोको उसे बहुत सुनाती है। और मैंने सोचा नहीं था कि जेनुत्सु और नेजुको के आने वाले खानदान में कोई इतना एग्रेसिव लड़की पैदा होगी, जो नेजुको पे तो बिल्कुल नहीं गई है। और योशितेरु यहाँ बोलता भी है कि हालांकि उसके पूरे फैमिली में सारी वुमेन जेंटल है, पर उसकी बड़ी बहन ही क्यों एबनॉर्मल है। तब योशितेरु ऐसे ही तोको से पूछता है कि तुम पुनर्जन्म में विश्वास रखती हो, तो तोको कहती है कि तेरा दिमाग खराब है। और योशितेरु फिर उसे बोलता है कि वो तो विश्वास रखता है इन सब में और वो श्योर है कि जो डीमन से लड़के मरे हैं उस जन्म में, वो इस जन्म में पुनर्जन्म लेके खुश रह रहे होंगे और शांति से अपनी जिंदगी जी रहे होंगे। पर तोको उसे इग्नोर करती है और अपने फ़ोन को देखकर ब्लश कर रही होती है और कहती है कि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है जापान के लिए जिम्नास्ट में, और वो और कोई नहीं उजुई तेनमा की बात कर रही होती है, जो टेंगेन उजुई का वंशज होता है और उसके 7 सिबलिंग्स होते हैं। अब योशितेरु तोको के फ़ोन में एक और न्यूज़ देखता है जिसमें वो एक लड़की को ब्यूटीफुल कहता है और जूम करके उसकी फ़ोटो देखता है और कहता है क्या ये बोटेनिस्ट है जो ब्लू लिली स्पाइडर पर काम कर रही है, एक ऐसा फ्लावर जो 2-3 बार ही खिलता है पूरे साल में। पर मीडिया इन्हें कोस रही होती है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ब्लंडर की वजह से, जिसे देख योशितेरु भी बोलता है कि कितने भयानक लोग हैं जो इस ब्यूटीफुल लेडी से माफी मंगवा रहे हैं। पर तभी तोको कहती है अबे ये लड़का है, और जेनुत्सु हवा में उछल जाता है शिट कहते हुए, और तोको उसे कहती है तुम बिल्कुल डेड पर गए हो। अब आपको पता लग गया होगा ये ब्यूटीफुल लेडी उर्फ आदमी और कोई नहीं इनोसुके और आयु का वंशज होता है, जिसका नाम आओबा हाशिबिरा होता है, जो 28 साल का होता है और इनोसुके से तो बिल्कुल अपोजिट होता है, एकदम नाजुक किस्म का। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जितने रिलेशनशिप हमने सोचे थे डीमन स्लेयर को देखने के टाइम, सब सच हुए। तांजिरो और कनाओ, जेनुत्सु और नेजुको और फाइनली इनोसुके और आओ भी, ये तीनों शादी कर लेते हैं और उनके बच्चे भी होते हैं। अब हम चैप्टर में वापस आते हैं और हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो 2 जुड़वा बच्चों के साथ होती है, और वो 2 बच्चे और कोई नहीं तोकितो ब्रदर्स होते हैं जिनका पुनर्जन्म होता है। और उन्हें देख तोको भी कहती है कितने क्यूट ट्विंस हैं। और योशितेरु फिर से बोलता है क्या ये लड़की है। इस बार तोको सीधा उसे बदतमीज बोल देती है एज यूजुअल। तभी वो दोनों उधर ही लड़ाई करने लग जाते हैं और जिस पैनल में वो लड़ाई कर रहे होते हैं उसी पैनल में हमें 2 सुंदर लड़कियां दिखाई जाती हैं, और वो दोनों लड़की और कोई नहीं शिनोबु और शिनोबु की बड़ी बहन कनाए होती हैं, जिनका पुनर्जन्म हो रखा होता है। और वो दोनों बहुत खुश लग रही होती हैं। योशितेरु उन्हें देख के तो उनके तारीफ के पुल बांध रहा होता है और वो दोनों वहां से चले जाती हैं। अब अगले पैनल में तोको किसी को दूर से ही आवाज दे रही होती है, जिसे देती है वो और कोई नहीं कनाटा होता है। और कनाटा के साथ 2 और लड़के होते हैं जिनकी तुम्हें शक्ल देखी देखी से लग रही होगी। इन 2 लड़कों में से एक तो कोतेत्सु का वंशज होता है और दूसरा कनामोरी-सा का वंशज होता है, जिन्हें तुम अभी स्वॉर्ड्समैन स्मिथ विलेज आग में देख रहे होगे। अब आगे कनाटा और तोको में बड़ा होलसम मूवमेंट चल रहा होता है
जिसे देख योशितेरु चिढ़ रहा होता है और ये नॉर्मल भी है अपनी बहन के लिए ओवर प्रोटेक्टिव होना। और वो कहता है मैं पढ़ रहा हूँ कि कैसे मैं शराब दे सकूँ किसी को और तुम मुझे अपने से नीचे मत देखना। जिसमें कनाटा पूछता है क्या और योशितेरु सॉरी बोल देता है। अब अगले पेज में जब वो तीनों जा रहे होते हैं तो हमें एक बगल में किंडरगार्टन दिखाया जाता है जिसमें एक बड़ा शरीर वाला आदमी रहता है और वो और कोई नहीं ग्योमो होता है जिसका पुनर्जन्म रहता है। और वो बहुत खुश रहता है क्योंकि वो इस जन्म में भी बच्चों का ख्याल रख रहा होता है और वो बहुत खुशी से काम कर रहा होता है बिना कोई रोक टोक के। अब इसके आगे तोको और कनाटा और कोई प्लान बना रहे होते हैं कहीं खाने जाने के लिए, जिसके लिए तोको एक रेस्टोरेंट को सजेस्ट करती है जिसमें बहुत सारे आइटम रहते हैं। और इसी पैनल में हमें हमारे दोनों लव बर्ड्स दिखा देते हैं, मित्सुरी और ओबनोई, जिनका पुनर्जन्म रहता है और वो इस जन्म में शादीशुदा रहते हैं और उनके 5 बच्चे रहते हैं। अब यहाँ एक फ़नी मोमेंट आता है जहाँ पर कनाटा कहता है कि उसका एक बहुत डरावना एक्सपीरियंस रहा है इस रेस्टोरेंट में, क्योंकि बहुत टाइम पहले की बात है जब उसकी बीवी के बूब्स कोई घूर रहा था और उसके पति ने चाकू फेंक के मारता उस इंसान पे जो घूर रहा था। और वो इंसान और कोई नहीं योशितेरु रहता है। और भाई साहब ये सीन पूरा इतना फनी रहता है कि तोको बड़े गुस्से से योशितेरु को देखती है। फिर योशितेरु तुतलाने लग जाता है और तुतला तुतला के बोलता है कि मैं वो नहीं था, ये झूठ बोल रहा है। अब सीधा इसके आगे हमें सुमिहिको को उठते हुए दिखाते हैं जो कि बुरी तरह लेट हो रखा होता है स्कूल के लिए और तैयार होकर अपनी खिड़की से ही कूद जाता है बाय मॉम कहकर और पार्कोर और अपनी एक्रोबैटिक स्किल दिखाते हुए बहुत आसानी से नीचे पहुंच जाता है और स्टंट करते करते आगे बढ़ रहा होता है। और वो बोलता भी है कि उसे परफेक्ट अटेंडेंस अवार्ड चाहिए किसी भी हालत में। मानना पड़ेगा सुमिहिको में स्किल्स तो है। सुमिहिको स्टंट करते करते एक छत से दूसरी छत की तरफ जा रहा होता है और किसी के घर से गुजर रहा होता है। और उस सीन में हमें 2 बुढ़े लोग दिखाए जाते हैं जो कि सेम थंडर और वाटर हाशिरा की तरह दिखते हैं, जो अपना कोई गेम खेल रहे होते हैं। और उन्हीं के पीछे एक टीवी में एक न्यूज़ दिखाई जाती है जिसमें एक ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन का इंटरव्यू चल रहा होता है जो और कोई नहीं किरिया होता है, उबियाशु की फैमिली का, जो अभी भी जिंदा होता है। और जबकि हमें पता है कि उबियाशु के क्लैन का एक कर्स है जिसमें जो भी उनके क्लैन में लड़का पैदा होगा वो 30 साल की उम्र से पहले ही मर जाएगा, पर किरिया ने ये इस कर्स को लिफ्ट करके पूरे जापान में ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग का रिकॉर्ड बना रखा है। अब आगे हमें सुमिहिको का इनकाउंटर होते हुए दिखाते हैं 3 बच्चियों के साथ जो कि क्यू, सुमी और नाहो के वंशज रहते हैं। और वो तीनों सुमिहिको को रनिंग मैन बोलते हैं, जिस पर सुमिहिको एम्बेरस हो जाता है और बोलता है कि इन्होंने तो मुझे एक वियर्ड नाम दे दिया है। अब आगे पैनल में हमें एक पुलिस की गाड़ी दिखाई जाती है जो कि सिग्नल पर खड़ी रहती है और ग्रीन होने पर चल रही होती है। और सुमिहिको उसी पुलिस की गाड़ी को टाप लेता है जल्दी जल्दी में। और वो पुलिस की गाड़ी में जो 2 ऑफिसर रहते हैं उनमें से एक सनामी का वंशज रहता है और दूसरा तो गेन्या का पुनर्जन्म रहता है। एक का नाम सेनपाई होता है और जो गेन्या होता है उसका नाम कोईहाई होता है। अब सुमिहिको के पीछे पुलिस पड़ जाती है और फिर सुमिहिको भागते भागते 3 बच्चों के पास से गुजर रहा होता है। और जो वो 3 बच्चे होते हैं उन पर गौर करो, वो 3 बच्चों में से 2 तो पुनर्जन्म रहते हैं, एक साबितो का और एक माकामो का। और जो तीसरा रहता है वो तो ग्यू का वंशज रहता है जिसका नाम गिची होता है। और यस, हमारे ग्यू तोमियोको ने शादी करी थी और उसका परपोता भी है, पर जिससे करी थी उसका कुछ अता पता नहीं है। और ये तीनों इस जन्म में भी बेस्ट फ्रेंड रहते हैं और तीनों बहुत खुश लग रहे होते हैं एक साथ। अब अगले पैनल में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर 2 लड़के दिखते हैं हमें, जिनमें से एक लड़का तो अपनी फ़ोन में एक फ़ोटो देखकर खुश हो रहा होता है और जो जिसकी वो फ़ोटो देख रहा होता है वो तमाव जैसी लग रही होती है। तभी पीछे से दूसरा लड़का आकर उसे बोलता है, गोतो, मैं सोच रहा हूँ शायद तुम मना करो, पर क्या ये तुम्हारी जीएफ है? और वो जो पहला लड़का होता है वो डर जाता है। ये दोनों गोतो और ताकेउची के वंशज रहते हैं। अब फिर दोबारा पीछे से योशितेरु आ जाता है और कहता है, मैं इस पेंटिंग के बारे में जानता हूँ। ये पेंटिंग एक रहस्यमयी आदमी जिसका नाम यामामोटो यूशिरो है उसने बनाई है और उसे हाल ही में अटेंशन मिलना स्टार्ट हुआ है पूरे वर्ल्ड में। एक आर्टिस्ट जो सिर्फ एक तमाओ नाम की ब्यूटीफुल वुमेन की पेंटिंग बनाता है। अब आपको पता लग गया होगा ये यूशिरो है जिसको तांजीरो ने ना मरने के लिए बोला था, क्योंकि ये एक लौता था जो तमाओ सागी मेमोरी को जिंदा रख सकता था। तो ये अभी तक धरती पर जिंदा है और जी रहा है एज अ डीमन। अब आगे हम देखते हैं योशितेरु उन्हें बताता है कि कैसे अगर कोई भी यूशिरो का इंटरव्यू लेना आता है तो वो उस पर राइफल चला देता है। और ये देख के वो दोनों भी बोलते हैं ये कितना खतरनाक आदमी है। अब अगले पेज में हमें सीधा फिर से सुमिहिको को भागते हुए दिखाते हैं जिसके पीछे से फाइनली रेंगोकू सा का पुनर्जन्म तोजीरो कु आ जाता है
जो कि रेंगुकू सा के छोटे भाई सेंजिरो रेंगुको का वंशज रहता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये पुनर्जन्म भी हो सकता है, पर ये वंशज भी है सेंजिरो रेंगुको का। अब यहाँ तोजिरो और सुमिहिको की बातें हो रही होती है और सुमिहिको तोजिरो को बोलता है कि तुम भी लेट हो आज तो, और ये बहुत रेयर है कि तुम कभी लेट हो। फिर तोजिरो बताता है कि हाँ, मैं कल 4 बजे तक जगा हुआ था प्रैक्टिस करने के लिए और फिर लेट सो गया था, और मैं अपने पापा के थप्पड़ के साथ ही उठता हूँ क्योंकि उसे अलार्म सुनाई नहीं देता है। अब इन दोनों के पीछे ही पुलिस पड़ जाती है, पर ये दोनों अलग ही अपना बिजी रहते हैं और मस्त बातचीत करते हुए जा रहे होते हैं। और गौर करने की बात तो ये है, इस जन्म में भी रेंगुको सा को कम सुनाई देता है। अब यहाँ वो दोनों रेस लगाते हैं और हमें स्कूल का गेट दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसिपल बंद करने का आदेश देता है, और वो प्रिंसिपल और कोई नहीं मुराटा का वंशज रहता है। अब गेट तो बंद हो जाता है, पर सुमिहिको और तोजिरो एक परफेक्ट स्टंट मारकर उसे टाप लेते हैं और वो लोग बच जाते हैं। पर जो पुलिस पीछे से आ रही होती है वो प्रिंसिपल को ही घेर लेती है। अब अगले पेज में हमें आओबा दिखाया जाता है जो इनोसिकी का वंशज रहता है, जो आसमान में देखकर कह रहा होता है कि आज का दिन अच्छा तो है, पर मुझे आज नौकरी से निकाला जा रहा है रिसर्च लैब से, और मुझे माउंटेन्स में रहना है अकेले। सेम इनोसिकी वाली थिंकिंग। अब फाइनली लास्ट पेज में हमें कमाडो रेजिडेंस दिखाया जाता है जिसमें एक रिंग बजती है टेलीफोन की, जिसे सुमिहिको और कनाटा की मम्मी उठाती है, और वो फोन उठाते ही शॉक हो जाती है क्योंकि उसमें सुमिहिको की कंप्लेंट आ रखी होती है कि उसने कितना कांड कराया आज। और तभी हमें अगले पैनल में वॉल में एक फोटो दिखाई जाती है जिसमें डीमन स्लेयर की एंडिंग में जितने लोग बचे थे उन सब की फोटो रहती है, जो बहुत देखने में सुकून दे रही होती है। पर उस फोटो में बहुत सारे लोग गायब भी थे, जिसे देख के दुख भी लग रहा होता है। और यस, यहीं पे हमारा चैप्टर एंड होता है और डीमन स्लेयर भी हमारा यहीं पर खत्म हो जाता है। ये चैप्टर बहुत अमेजिंग था, और आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अमेजिंग वीडियोस के लिए, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही हो तो। और इसी के साथ ये वीडियो अब खत्म होती है और मिलते हैं नेक्स्ट एक और अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय।